मगर इस संगठन को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि आज भी जो संगठन में जुड़े लोग हैं वो संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं, और आने वाले भविष्य में भी बहुत साथी जुड़ेंगे और वो इस सोच के साथ जुड़ेंगे कि संगठन मजबूत रहे। हाँ, प्रयास तो शायद पहले साल भी हुआ होगा, दूसरा भी हुआ होगा, तीसरा भी होगा, मगर 4.5 साल 10 के 10 को साथ रखा ना। भूपेंद्र हुड्डा की तरह तो नहीं था कि शिमला ले जाके भी 9 लोगों के वोट खराब कराए। दुष्यंत जी, जो आईडीएफसी बैंक का पूरा मामला है, आप भी सरकार में रहे, उस टाइम जो एफडी थी, सरकार का पैसा प्राइवेट बैंक को देने को लेकर क्या गाइडलाइन थी, उस बारे में कुछ बताएंगे? देखो, मेरे को जितना याद है, जब टीवीएसएन प्रसाद फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस समय ये मामला आया था। सबसे पहले शायद प्राइवेट बैंक में पुलिस ने खाता खोला था, उससे पहले केवल मात्र कोऑपरेटिव बैंक्स और जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, उन्हीं में रखा जाता था। अब वो कदम क्यों उठाया गया था और क्यों पुलिस का खाता एचडीएफसी में शिफ्ट किया गया था और एचडीएफसी से फिर ये छोटे छोटे बैंकों में आया। एचडीएफसी तो फिर भी बड़ा बैंक है। जब ये बिल्कुल छोटे छोटे बैंकों के अंदर पैसा आने लग गया जिनकी 10-15 साल की स्टैंडिंग है, तो अपने आप एक रिस्क फैक्टर आता है। अब ये यूनियन का फैसला था या फाइनेंस डिपार्टमेंट का फैसला था, इसका ब्यौरा तो सरकार दे पाएगी। मगर मुझे जितना याद है, मेरे टेन्योर में तो शायद हमारे किसी विभाग का पैसा इस तरह से छोटे बैंकों के अंदर जाकर रिस्क बढ़ाने का काम तो नहीं किया गया था, क्योंकि उस दौरान शायद एक्सिस बैंक था या यस बैंक था, उसकी भी नींव हिली थी। और जब सबसे पहले स्टेट ने यही स्टेटमेंट दी थी, मुझे जितना याद है, कि हम सिक्योर है, हमारा कोई फंड उस बैंक में नहीं। उसमें यस बैंक के बाद कुछ गाइडलाइन आई थी उस समय जी, जब ये इनका कुछ फ्रॉड हुआ था, इसमें भी नहीं, हरियाणा सरकार का तो यस बैंक में 1 रुपया नहीं गया। नहीं, बैंक में हुआ था, उसके बाद कुछ गाइडलाइन आई। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में जितना है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जरूर, क्योंकि उस समय इनने 30 लाख रुपए डेथ के ऊपर अलग अलग स्कीम्स के साथ पुलिस की सैलरी जो थी वो एचडीएफसी से देनी शुरू करी थी। तो वो मेरे को इतना याद है कि समय पर एक विभाग करता था। सीएम साहब से जब भी सवाल पूछा गया ये 550 करोड़ के घोटाले को लेकर, उन्होंने कहा कि सारे पैसे हम वापस ले आए हैं। आपको लगता है कि जांच के बाद और भी सामने कुछ आ सकता है? कि अभी तो बहुत आएगा। अभी तो 590 था, फिर उसके अंदर 190 ऐड हुआ, फिर 160 ऐड हुआ। अभी तो आप रुक जाओ, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ने शुरू करी है। ये तो बहुत बड़ा मामला आपके संज्ञान में आएगा और कई बैंक्स का आएगा। मगर मुख्यमंत्री को नैतिकता के तौर पर ये बताना चाहिए जनता को कि क्यों हरियाणा प्रदेश में ही इस तरह की घटना हुई। मैंने तो उस दिन भी कहा था कि जैसे हर्षद मेहता का स्कैम देश में हुआ था बॉम्बे से, ये दूसरा हर्षद मेहता केस हरियाणा प्रदेश से बनेगा, और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो स्वयं मुख्यमंत्री है, क्योंकि फाइनेंस विभाग उनके पास है और उनके विभाग में अगर इस तरह की गड़बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री लगातार प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं और कल के सीएमओ के 5 अधिकारियों का खुले लाइन लगा दिया गया। आप इस पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं कर रहे और ना मुझे लगता है प्रदेश में उनके कहीं कुछ होता है। मुख्यमंत्री तो मस्त है पंजाब जाने में, एक रैली महम करते हैं, शाम को लुधियाना होते हैं, सुबह बल्लभगढ़ जाते हैं, शाम को जलंधर होते हैं, अगले दिन सोना आते हैं, शाम को जीरकपुर होते हैं। मुख्यमंत्री तो मजे ले रहे हैं और मजे भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर में ले रहे हैं, ये भी बता दो, क्योंकि हरियाणा सरकार के तो 100-100 करोड़ के 2 हेलीकॉप्टर पिंजौर में खराब खड़े। आप उठाकर देखना कि जो 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर हमारे टेन्योर में ऑर्डर किया था, सैनी साहब सबसे पहले उसमें बैठे थे, हमारे टाइम पे तो डिलीवरी नहीं हुई। वो पिछले 1 साल से क्यों पिंजौर खड़ा है? किसी पत्रकार ने कभी पूछा सरकार से? कभी ये पूछा कि दूसरा हेलीकॉप्टर कैसे खराब हुआ? कभी किसी साथी ने ये पूछा कि क्यों आपने अपने हेलीकॉप्टर के 2 पायलट सस्पेंड कर दिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है देखने की कि नया हेलीकॉप्टर पिछले 1 साल से ज्यादा से ग्राउंडेड खड़ा है पिंजौर हवाई पट्टी पे, और मुख्यमंत्री
उसको ठीक या उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय कि क्यों खड़ा है, प्राइवेट एक नीले रंग का हेलीकॉप्टर किराए पे ले रखा है, उसमें करोड़ों रुपए अपनी जेब से, सरकार की जेब से वहां दिए जा रहे हैं। ये खरीदा कब था जी दुष्यंत जी? ये 2024 के अंदर परचेज था और 25 में डिलीवरी हुई थी, जो भी खड़ा है। जो नया है। दुष्यंत जी आप पोस्ट वगैरह क्या दी सर? इसलिए आपको क्या लगता है जो इतने बड़े घोटाले में बैंक है, क्या कोई बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकते हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं बीजेपी के पदाधिकारी इन्वॉल्व है। राजनीतिक संरक्षण तो है, और राजनीतिक संरक्षण का एक उदाहरण तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पैसा वापस आएगा। ये नहीं कहते कि जिन लोगों ने हमारा पैसा लिया गलत तरीके से, उनको सलाखों के पीछे डालेंगे। आप खुद उठाकर देखो कि अब तक कोई भी ब्यूरोक्रेटिक आदमी जिसके साइन से ये एफडीज एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर होती है, क्या उसको अरेस्ट किया गया है? क्यों पंचकुला की एफडी चंडीगढ़ की ब्रांच में भेजी गई? क्या आपने इस चीज को मॉनिटर किया कि किस अच्छे तरीके से इस नेक्सस को चलाने का काम किया? इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक शय मिला हुआ था, और आने वाले भविष्य में राजनीतिक लोगों के नाम भी आपके सामने आएंगे। क्या सीबीआई बिना दबाव के कर पाएगी राजनीतिक लोगों को पकड़ने में कामयाब होगी? कैसे देखते हैं? उम्मीद करते हैं। आप तो उम्मीद ही कर सकते हो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी देश की सबसे बड़ी है, और जिसके पास दिल्ली पुलिस रूल्स में वो पावर है कि वो मल्टी स्टेट जुडिडिक्शन के अंदर भी बिना किसी बाधा के काम कर सकती है। अब जो हरियाणा का एफडी टूट के पंजाब के बिल्डर के पास मिली है, जो फरार है, अब उसको रिकवर करना और उसके विरुद्ध एक्शन लेना, चाहे उसको विदेश से पकड़ के लाना। कोई बताया पंचकुला का सारा पैसा एक सन्नी गर्ग ले गया और दुबई बैठा है, सुनने में आ रहा है। अब वो सन्नी गर्ग कौन है, किसका रिश्तेदार है, कैसे उसके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, कैसा पंचकुला का सारा पैसा वहाँ भेजा गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की। मैं तो चुनिंदा पहलू बता रहा हूँ जो आप जैसे पत्रकार साथियों के, अखबार के, टीवी के इनपुट से आए हैं। तो वाधवा को जो गिरफ्तार किया गया तो तारीख पे आया तो लगातार फोन पे बात कर रहा था बाहर खड़ा होकर पुलिस के सामने ही। अब आप खुद देखिए कि क्या उन लोगों को पूरी व्यवस्था और पूरा शय देने का काम सरकार आज भी कर रही है, नहीं कर रही? दुष्यंत जी, अब नगर निगम चुनाव होने हैं, 3 जिलों में चुनाव होने, इस पे अभी सरकार का जो कोर्ट का फैसला है, इस पे आपकी प्रतिक्रिया देखो। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि कोर्ट्स जिस तरह की इंटरवेंशन करते सरकार को, उसके बाद फैसले लेने पड़ते। अब एक म्यूनसिपैलिटी के अंदर तो वार्ड तोड़ दिए गए, और वार्ड तोड़ के शायद पंचकुला की बात है कि एससी वार्ड कम कर दिए गए। उसके बाद वार्ड बंदी जो करी गई वो भी बड़े स्कैटर्ड तरीके से करी गई। हम धन्यवाद करते हैं कि कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, और उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर तुरंत प्रभाव से उस पर काम करके नई लिमिटेशंस जो बाउंड्रीज बननी है वार्ड्स की उसको करेंगे, और दोबारा एससी वार्ड्स की संख्या 4 करने का काम करेंगे कि हमारे जो एससी भाई बहन हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रिजर्वेशन हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे दे पाएँ। जेजेपी चुनाव में उतरेगी या नहीं उतरेगी, ये भी क्लैरिटी नहीं है। अभी पार्टी की बैठक होनी है, अभी सेल्स की बैठक चल रही है। किसान सेल की होगी, बैकवर्ड सेल की होगी, 17 तारीख को हमारे एससी सेल की है, महिला और युवा की ऑलरेडी हो चुकी, महिला की है। और फिर हम स्टेट बॉडी की बैठक बुलाकर सारों का व्यू पॉइंट जब हमारे पास होगा इस पे फैसला लेंगे। दुष्यंत जी, सरकार है जो SYL का निर्माण करने जा रही है, उस सरकार का दावा है कि इससे दक्षिण हरियाणा और दिल्ली की प्यास बुझेगी, लेकिन मसला है कि पानी कहाँ से आएगा? अरे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने SYL का नाम ले लिया। सैनी साहब से पूछो तो सही, 6 महीने में 3 महीने पंजाब में लगाया है और एक बार भी SYL पे बात नहीं करके आए। रिकॉर्ड है कि मुख्यमंत्री 6 महीने में 3 महीने जितने चक्कर पंजाब के लगा चुके हैं। क्या मुख्यमंत्री के मुंह से एक बार SYL सुनी है आप लोगों ने? और आप अगली बार इंटरव्यू करके आओ तो मेरी तरफ से पूछ लेना कि मुख्यमंत्री जी आपका खुद का SYL पे स्टैंड क्या है, ये तो हरियाणा की जनता को बता दो। जब ऑल पार्टी की मीटिंग हुई थी पिछले साल, जब BBMB का गतिरोध हुआ था, उस ऑल पार्टी बैठक में भी
हमने मुख्यमंत्री को कहा था कि सीएम साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूनियन के खिलाफ लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूनियन इंप्लीमेंट नहीं कर। आज तक एक बैठक हुई है और उस बैठक के अंदर भी बड़े भाई छोटे भाई करके गले मिलकर दोनों मुख्यमंत्री आ गए। ये साफ दिखता है कि पंजाब चुनाव तक एसवाईएल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई कदम नहीं उठाई। लेकिन सरकार ने तो 50 करोड़ का बजट बना दिया इसके लिए। 50 तो कम कर दिए, फिर हमारे टाइम पे तो 100 करोड़ थे और मुझे लगता है चौटाला साहब के टाइम से 100 करोड़ आ रहा था। तो लंबे समय से वही है। मगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये तो 100 करोड़ तो हर साल रिपीट होता है, मगर आप लोग आंकड़े नहीं उठाते। मैं अगली बार आपके साथ बैठूंगा तो एक पूरे डिपार्टमेंट का आंकड़ा उठा के दूंगा कि उस डिपार्टमेंट के अंदर पिछले साल कितना पैसा लैप्स हुआ और उस डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है चलने का वो किस तरह व्यस्त त्रस्त हो बैठा है, फेल हुए बैठा है। तो ये पैसा तो 50-100 करोड़ की बात नहीं। अगर नियत हो केंद्र सरकार की तो रातों रात पैरामिलिट्री भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एसवाईएल का निर्माण हो सकता है, पर ना केंद्र की नियत है ना प्रदेश की। कांग्रेस के 2 विधायक लगातार बगावत करे हुए हैं, वो लगातार सीएम से मुलाकात करें, आप इसको कैसे देखते हैं? 2 क्यों बोल रहे हैं आप? 5 बोलिए। नहीं, 2 ही हैं फिलहाल तो। अगर झंडा कांग्रेस के अध्यक्ष ने और कांग्रेस के प्रभारी ने और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने ही फहरा दिया कि ये 5 बागी हैं, तो मुझे लगता है 5 के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैं तो उन 5 को कहता हूं, कांग्रेस में दम घुट रहा था तो हमारे साथ आओ, हमारी ताकत बढ़ाओ। चर्चा लो पे नहीं होनी चाहिए, जो 4 वोट रिजेक्ट हुई जिन पे भी चर्चा होनी चाहिए। वो नाम तो सिर्फ हुड्डा जी और हरिप्रसाद जी जानते हैं। और एक बीजेपी की भी वोट खराब हुई थी, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। अगर वो वोट सही गिर जाती तो चुनाव जीत जाता निर्दलीय उम्मीदवार, उसके बारे में अभी तक किसी ने कोई मैं तो बोध जी को बधाई दूंगा कि उनकी किस्मत अच्छी थी। आर.के. आनंद और अजय माकन जैसी किस्मत नहीं थी। आपको याद होगा कि पिछले 4 राज्यसभा चुनाव में एक ही कांग्रेसी जीता है और उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि उस समय सेटिंग थी और बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार नहीं किया था। और इस चुनाव के अंदर एक चीज तय कर दी कांग्रेस ने कि 2028 में जब कार्तिकेय और बराड़ा जी वाली 2 सीटें खाली होंगी तो फिर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के आंकड़े खुद कांग्रेस ने बना दिए। दुष्यंत जी, इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसको किस तरह देखते हैं आप? मैं तो कहता है वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस है। आज से 5 साल पहले का इंटरव्यू उठा लो, आज उठा लो, आपके वोट की ताकत है। आपने वो ताकत ही छोड़ दी तो आप पॉलिटिक्स में सीरियस कहाँ हैं? राजनीति के अंदर तो शय और मात है, किसी की ताकत बढ़ेगी दूसरा कमजोर होगा। घर बैठने से दोनों की लड़ाई का तमाशा देखना, ये तो कोई पॉलिटिक्स नहीं। उसमें दिया था, अगर वो बट बीजेपी बाद को में सर, करते जब हैं। इलेक्शन के बाद अभय चौटाला जी ने कहा कि अगर पता होता हुड्डा जी को पता था 4 बजे से पहले भी कि कुछ वोट क्रॉस हुए हैं तो हमें बता देते, शायद हम कांग्रेस को ही वोट करते, हम साथ दे देते। तो अगर इतनी नियत कांग्रेस को वोट देने की थी, पहले क्यों नहीं दे के आए? अगर बीजेपी को हराना था तो एब्सटेन करने का उद्देश्य क्या था? फिर तो कांग्रेस की मदद करनी थी, तो फैसला लेते। मगर वो फैसला लेने लायक लोग नहीं है, इसलिए तो मैं उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस बोलता हूँ। लेकिन अभय चौटाला के लगातार दावा कर रहे हैं सीएम बनने का। अजय जी का बयान एक आया था कि खट्टर साहब ने उनको भी ऑफर दिया था। राजनीति के अंदर कौन किससे चर्चा करता है, आगे वो चर्चा का क्या निष्कर्ष निकलता है, मुझे नहीं लगता मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बोलना है। अभय चौटाला लगातार दावा कर रहे हैं सीएम बनने का कि अगली बार हमारी सरकार। अरे बना दो, एक दिन के लिए बना दो आप। पहले एमएलए बनना पड़ता है। आज मैं कह दूं मैं बन जाऊंगा, मैं एमएलए नहीं हूं, कैसे बन जाऊंगा? ना मेरे पास आंकड़े हैं। पिछले 2005 से आज 26 आ गया, 21 साल में इनेलो का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया क्योंकि नंबर नहीं थे। हर रोज ये कहना मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, इससे कोई बनता तो नहीं। फिर तो रात को आप भी सपने लो मैं राष्ट्रपति बन के सोऊंगा। सपने सारे ले सकते हैं, सपने पूरे किसके होते हैं? ये तो जनता के हाथ में,
कि वो क्या मैंडेट देती है। ठीक है, थैंक यू। चौटाला जी, ये तो है कि राजनीतिक सभी विश्लेषण आपने की, आपने बात रखी। अभी SIR सर्वे हो गया, सभी BLOs को किट दे दी गई हैं आज। तो जैसे विभिन्न राज्यों में आरोप लगते रहे हैं गणना के, वोट कटने के, जुड़ने के, आपका इस विषय पे क्या कहना है? देखो, SIR एक गंभीर विषय है। हमारी पार्टी भी BLO 1 बना चुकी है, जो बूथ एजेंट हल्के लेवल पर होते हैं। हम भी BLO 2 की नियुक्तियां पैरेलली कर रहे हैं, 2 विधानसभा में पूरी हो चुकी हैं, 88 के अंदर हम जल्द कर देंगे। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि वो किस एफिशिएंसी के साथ अपने BLO के साथ काम करेंगे। अच्छा है, होना चाहिए। जो यहाँ से लोग चले गए दूसरे प्रदेशों में और वहाँ भी वोट बना हुआ है, यहाँ भी वोट बना हुआ है, ये तो गलत है। जो आदमी परमात्मा के पास 10 साल से बैठा है और आज भी उसका वोट है। आपको याद होगा जय तीरथ दहिया वर्सेस इंद्रजीत दहिया, चुनाव था राई का, 3 वोट से हारे थे हमारे कैंडिडेट। वो 3 मरे हुए वोट पोल हुए थे। तो क्या इसकी रिवीजन नहीं होनी चाहिए? मगर जिस तरीके से अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, शायद इलेक्शन कमीशन को उसको भी रिव्यू करना है।